2 जून 2025 के दिन शाम के 5 बजे के लगभग एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के कमरे पर जाती है। यहाँ पर वो बॉयफ्रेंड बड़ी ही तसल्ली से अपनी गर्लफ्रेंड का स्वागत करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश, प्यार मोहब्बत थोड़ी आगे बढ़नी शुरू होती है। अचानक से वह लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि ये बात तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, मैंने जो तुम्हें 5.5 लाख रुपए दे रखे हैं उनमें से उसको 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। तुम उसको 2 लाख रुपए दे दो, उसका एक ज़रूरी काम है, वो काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तुमको वह वापस दोबारा से 2 लाख रुपए दे देगी। अब यहाँ पर वह जो प्रेमी है वह कहता है 2 लाख रुपए तुम यार 20,000 रुपये नहीं ले सकती। दरअसल उसने एक गाड़ी को खरीद लिया है, अब गाड़ी जो कि महंगी आई है, और वो सारा पैसा उसने गाड़ी में खर्च कर दिया, और वो तुमको फूटी कौड़ी भी कहाँ से दे। उसने अपनी मेहनत का कमाया हुआ जो पैसा वो भी खर्च कर दिया, और तुमसे जो उधार लिए थे वो भी खर्च कर दिए। अब इस बात को लेकर वह जो गर्लफ्रेंड है वो अपने प्रेमी पर नाराज होने लगती है और उससे कहने लगती है कि यार तुम मतलब पैसे की अहमियत को नहीं जानते। जैसे मैंने तुम्हारा मजबूरी में काम चलाया, आज तुम मेरी मजबूरी में काम चलाओ। कहीं से लाओ, उसे इस बात से कोई मतलब थोड़ी है कि तुम कहाँ से लेकर आओगे पैसों को। अब ये जो बातें हैं ये उस प्रेमी को बड़ी नागवार गुजरती हैं। वह सोचता है यार उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उससे इस प्रकार से बात कैसे कर सकती है। अब ये जो बातें हैं दूसरे के ईगो को हर्ट करने वाली होती हैं, और इसी वजह से वो सोच रहे होते हैं भैया उनकी कहानी तो बिगड़ गई। वह लड़की भी यही सोच रही है, वह लड़का भी यही सोच रहा है। अचानक से उन दोनों की कहासुनी होने लगती है, और इसी कहासुनी के दौरान उनकी झड़पें भी होने लगती हैं, और इसी झड़प के दौरान उन दोनों के बीच में मतलब ऐसा किस्सा बनकर सामने आता है कि वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के गले में पड़ी हुई चुन्नी को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बस उसको इतने दर्दनाक तरीके से खींचता है कि बस उसकी प्रेमिका की वहीं पर तरफ तरफ कर दी एंड हो जाता है। उसके बाद वो प्रेमी अपनी पत्नी, वो जो प्रेमिका है उसको एक सूटकेस में पैक करता है और उसको उसी गाड़ी से ठिकाना लगाने के लिए लेकर जाता है, और उसको एक ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर ठिकाने भी लगा देता है। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस मामले में जानकारी पता चलती है, पुलिस पूरी छानबीन करती, करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाती है, तब जाकर उस प्रेमी को पकड़ पाई। दोस्तों, क्या आप उस प्रेमी को जानना चाहेंगे? क्या उस प्रेमिका को जानना चाहेंगे? और कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को, इस ब्लाइंड मर्डर स्टोरी को सुलझाया, आप इस बात को जानना चाहेंगे तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दोस्तों, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं। यहाँ पर मयूर विहार के नाम से एक खास कॉलोनी है, और वहीं पर एक त्रिलोक नगरी नाम का एक जगह है। दोस्तों, इस त्रिलोक नगर में रहने वाली वह लड़की जिसका नाम नीलेश है, नीलेश जो कि पीछे से रहने वाली तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वह यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रही होती है। दरअसल कुछ साल पहले जब नीलेश के शरीर में, किडनियों में कोई दिक्कत हो गई थी, तब वो हॉस्पिटल में आकर भर्ती तो हुई थी, और उसी समय उसका जो दोस्त था, प्रेमी था, सत्येंद्र यादव, वो जो उस लड़की की देखभाल में दिन रात जुटा रहता था, यानी कि बड़ी तसल्ली से उसकी देख रेख किया करता। वह लड़की नीलेश भी उस लड़के सत्येंद्र को अपने परिवार से मिलवाती है और कहती है कि यह सिर्फ मेरा दोस्त ही है, तुम इनको देखो, और कितनी तसल्ली से ये अपने दोस्त की देखभाल किया करता है। वहीं दूसरी तरफ वह सत्येंद्र यादव उस लड़की नीलेश से प्यार करने लगता है। अब प्यार तो दोनों करते हैं, लेकिन वह लड़की अपने परिवार को यह सब नहीं बताती है कि वह लड़की उस सत्येंद्र से मोहब्बत किया करती है। लेकिन पिछले 6 महीने पहले वह जो सत्येंद्र है वह पंजाब के अमृतसर का रुख कर लेता है, क्योंकि जिस कंपनी में नौकरी करता है उसका प्लांट वहाँ पर बन रहा है। अब नीले जो सत्येंद्र को ड्यूटी मिलती है कि भाई तुम वहाँ जाओ, अपना काम कंप्लीट करा के आओ। अब लड़का चला जाता है अमृतसर। वहाँ जाने के बाद वह जब भी शाम के समय, रात के समय अपनी प्रेमिका नीलेश के पास फ़ोन किया करता, तो उसकी जो प्रेमिका है वह बिजी आती फ़ोन पर। उसको लगता है कि यार कहीं ये किसी और से बात नहीं करने लगी, तो शारीरिक रूप से वो ठीक है। अब नीलेश किससे बात करती है ये उसके लिए दिमाग में नया फितूर बन जाता है। वह जब भी छुट्टी आया दिल्ली तो नीलेश से मिलता है, उससे प्यार से बात करता है, कहता है यार तुम मतलब ऐसी बिजी क्यों रहती हो,
यहाँ पर वो लड़की कहती है भाई उसकी ज़िंदगी, तो अपने दोस्तों से, परिवार से, किसी से बात कर सकती है, तुम्हें उससे क्या। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शक है वो सत्येंद्र का इतना ज़्यादा गहरा जाता है, फिर सोचने लगता है कि इस जो लड़की नीली इसका किसी और के साथ चक्कर चल गया है। अभी पिछले यानी कि 28 मई को जब वह दिल्ली आया तो उससे अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम किससे बात करती हो। वह लड़की नीलेश साफ मना करती है, किसी से नहीं भाई, वो अपने परिवार में, घर परिवार जो रिश्ते हैं उनसे बात कर सकती है, बात करने में क्या जाता है। यहाँ पर वह लड़का सत्येंद्र उससे उसका फ़ोन मांगता है, लेकिन नीलेश साफ मना कर देती है, भाई वो फ़ोन नहीं दिखाएगी। वो ज़बरदस्ती करता है, अब फ़ोन को अपने हाथ में लेता है, लेकिन वह देखता है उसके हर जगह व्हाट्सएप वगैरह हर जगह पर लॉक रखा हुआ है। वह अपनी प्रेमिका से पूछता है इसका लॉक क्या है, अनलॉक करने का तरीका, मना कर देती है, भाई मैं नहीं बताऊँगी। अब इन बातों से उस सत्येंद्र के दिमाग पर कुछ ऐसा गहरा असर पड़ता है कि वह दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि बिल्कुल उसकी जो प्रेमिका है उसको धोखा दे रही है। इस बात को वो सहन नहीं कर पाता है और 2 जून को वो जो नीलेश है लड़की अपने प्रेमी सत्येंद्र यादव के कमरे पर आकर पहुंचती है और यहाँ आने के बाद वो उससे पूछती है कि भाई उसको पैसे जो उसने दे रखे हैं वो पैसे दे दो वापस, 2 लाख रुपए। लेकिन सत्येंद्र उससे साफ मना करता है, नहीं उसके पास तो पैसे नहीं है। वो गाड़ी लेकर आया और सारे पैसे उसने खर्च कर दिए और नहीं है उसके पास पैसे। लेकिन जब वह लड़की और ज़्यादा उससे पैसे मांगती है, दबाव बनने लगती है, तो यहाँ पर दोनों की कहासुनी हो जाती है, झड़पें होने लगती हैं। झड़प कब मतलब एक दूसरे पर अटैक करा देती हैं ये भी नहीं मालूम चलता। और दोस्तों जैसे वो झड़प आगे बढ़ती है, अब तो ना जाने क्यों उसको उसकी प्रेमिका की बातें बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह अपनी प्रेमिका को धर दबोचता है और उसके गले में पड़ी हुई चन्नी को सीताराम कर देता है। उसके बाद वो अपनी प्रेमिका के लिए उसी घर में रखा हुआ एक ग्रे कलर का जो सूटकेस होता है उसमें पैक भी करता है, उसको उसी गाड़ी में रखकर लेकर जाता है हापुड़ रोड पर। और वहाँ मुरादाबाद आने जाने वाले जो एक्सप्रेस है वहाँ पर जब टोल से बचने के लिए वो एक नहर का जो रोड होता है पुस्ता रोड, उसका किनारा लेता है, वहाँ पर जाता होगा। तो वहाँ जाने के बाद उस बॉडी को सूटकेस को फेंक देता है और बस वापस भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ जहाँ सूटकेस फेंका गया हापुड़ का जो गांव है, वो लोग जैसे उस नहर के किनारे जाते हैं दोस्तों मालूम चलता है कि वह नहर का जो छोटा बम्बा है उसका पानी रोक रखा है और सूटकेस को जब निकाला जाता है तो मालूम चलता है उसके अंदर बॉडी है। अब पुलिस को जैसे सूचना मिली पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच गई। अब पुलिस जैसे वहाँ पहुँची उस बॉडी को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम वगैरह कराया, उसकी शनाख्त वगैरह कराने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। लेकिन पुलिस अब इस ब्लाइंड मर्डर स्टोरी को कैसे बताए भाई, ना तो मरने वाले की खबर ना मारने वाली खबर, ब्लाइंड तो है ही, किसी को जानकारी नहीं है। पुलिस यहाँ पर उन दोनों मतलब कि मरने वाले मारने वाले की खबर देने वाले को 25,000 रुपये इनाम की घोषणा भी कर देती है। यहाँ पर एसपी साहब बड़े ढंग से संज्ञान लेते हैं, कहते हैं भाई यहाँ पर इस बात में पूरी जानकारी जुटाई जाए कि आखिर किसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। अब पुलिस वहाँ लोकल की जो जानकारी होती हैं, जो उनके गुर्गे होते हैं, पुलिस की जो मुखबिर होते हैं, सबको एक्टिवेट करती है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सबकी जानकारी जुटाती है। तो मालूम चलता है कि पिलखवा टोल के पास से उससे पहले ही एक पेट्रोल पंप पर लगे हुए कैमरे में मौजूद एक सीसीटीवी फुटेज आती है कि यहाँ एक गाड़ी जो कि महिंद्रा TUV है वो इस बम्बे के सहारे जो पुस्ता रोड है उस पर गई है और बड़ी जल्दी में। और पुलिस उसके नंबर वगैरह के बारे में मालूम चलती करती है तो पता चलता है कि वह जो TUV है उसका नंबर DL8 है 3138। अब जैसे ही पुलिस उस गाड़ी के बारे में जानकारी पता करती है तो मालूम चलता है भाई वो गाड़ी तो वो मालिक बिक चुकी है। लेकिन किसको बेचा है, मालूम चलता है कि वह सत्येंद्र यादव नाम की लड़की को बेचा है। अब पुलिस सत्येंद्र यादव के धरपकड़ करने के लिए पहुंचती है। अब उनको सत्येंद्र यादव उसके कमरे में मिल जाता है। अब जैसे पुलिस सत्येंद्र यादव को अपने पास लेकर आती है, घर में लेती है, उससे पूछती है भाई ऐसा कुछ मैटर भी है क्या, तुम इस लड़की को जानते हो, बहुत सारी बात है। यहाँ पर सत्येंद्र सब कुछ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुलिस उस CCTV फुटेज का पूरा ब्यौरा देती है, भाई तेरी गाड़ी फिर यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस बम्बे पर तेरी गाड़ी गई है वो उसी बम्बे में ये बॉडी मिली है और उनको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, भाई तेरी गाड़ी आई है और फिर गई है कुछ समय बाद। अब शक का जो दायरा है उसमें तुम आ गए हो, अब या तो सच्चाई बता दो या फिर कहानी कुछ और होगी। अब उस लड़के को लगता है कि भाई तू फंस गया, बचने कोई ऑप्शन नहीं,
अब पुलिस के पास उसी समय छानबीन करने के दौरान उसके लोकल में से एक वीडियो मिलती है। वो वीडियो हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो में दिखाए दें। दोस्तों, उस वीडियो में मालूम चलता है कि ये जो लड़का है, यह एक सूटकेस जो ग्रे कलर का है उसको अपने कमरे से लेकर आ रहा है, और सूटकेस को जैसे लेकर आता है उसके हाथ में हेलमेट भी होता है, और सूटकेस जैसे खींच कर लाता है, एक बाइक वाले से टकराता भी है, और फिर बड़े ही सामान्य तरीके से उसे कहता है ठीक है भैया जाओ। मतलब कोई कहानी ऐसी नहीं है जो खतरनाक लगे, बिल्कुल सामान्य तरीके से। और फिर ये अपनी उस सूटकेस को अपनी गाड़ी में रखता है, और उसी गाड़ी में जो कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पैसे से खरीदी थी, उसी में अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को रखता है, और उसको ठिकाना लगाने के लिए मुरादाबाद एक्सप्रेस वे पर जाता है, और पिलखवा टोल के बगल में मतलब बम्बे पर जाकर उसको ठिकाना लगाता है। सारी कहानी बता दी उसने सतेंद्र ने। सतेंद्र ये बताता है कि उसको लगने लगा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको धोखा दे रही है, और इसी वजह से उसने पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। और पुलिस के सामने सारा क्लू आ गया, पुलिस को सारी बात बता दी, सब कुछ मालूम चल गया। और सतेंद्र यादव के बारे में मालूम चल गया कि वो चित्रकूट उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर। पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार कर लिया, रिमांड पर 2 दिन रखा, अब उसको जेल में भेज दिया है। सुनवाई आगे चल रही है, और जो भी उसके लिए सजा मुकर्रर होगी अब उसको जेल में तो रहना ही पड़ेगा भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को मौत का उतारने के चक्कर में। कर रहा हूँ मोहब्बत भाई, मतलब प्रेमिका के ऊपर एक आदमी शक करता है, और शक की दृष्टि में पूरी प्रक्रिया का अंजाम देता है, उसको ठिकाने लगाता है, और ठिकाने लगाने के साथ साथ मतलब अपने आप को सही साबित दिखाने के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड जो पैसे लिए उसकी गाड़ी खरीदता है, मतलब ऐसे छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वो छुपा? नहीं, उसको भुगतना तो पड़ेगा भाई। और भुगतना क्या? जेल। और जेल में रोटी खाओगे क्या बस? नहीं, सश्रम कारावास, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो पैसे आपने कमाए उनको फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तुम्हारे लिए नहीं है वो। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, किसी भी बुरे कर्म को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोच लें कि हम करें या ना करें, इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन दोस्तों हम आज की उस पीढ़ी को सचेत, सावधान और जागरूक करना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं भैया जेल में तो रोटी खा लेंगे हम, तो जैसे घर खाते हैं ऐसे वहाँ खाते हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से इस फितूर को निकाल दो। जेल में इतने मज़े होते ना तो जेलें भर चुकी होती, हालांकि अभी भी जेलें भर चुकी हैं, सजाएं इतनी मिल रही हैं, लोग मनमानी आचरण इतने कर रहे हैं, और सोच रहे हैं भैया हम तो भन्ने कहाँ हो गए, कुछ भी करेंगे। लेकिन क्या क्या करेंगे? दुर्गति किसकी? अपनी और अपने परिवार की। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अब मानो मत मानो वो आपकी सोच है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये मनमानी आचरण आपको एक न एक दिन जेल की सलाखों को पीछे पहुँचा कर ही दम लेंगे। आप चाहे कितने शातिर या बुद्धिमान बनते हो, कितने दिमाग लगाते हो, सब दिमाग रखा रह जाता है। और बताऊँ मैं आपको, यहाँ पुलिस से बचना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन भगवान की निगाह से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल। मुश्किल क्या है? असंभव है भाई, उससे नहीं बच पाओगे। और फिर आपको आपके किए गए कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे उसको आप राजी समझो, गैर राजी समझो। और फिर ये कहते हैं अरे भगवान ने बड़ा बुरा कर दिया। भगवान मंगल भगवान है भाई, वो अमंगल किसी के साथ नहीं करते, लेकिन आपके कर्मों का हिसाब वो देते हैं। अब कर्म आपने अब किए या पिछले जन्मों में किए हैं, उनको तो आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप माने ना माने, आपकी मर्जी है। और मैं आपको बता दूं, ये सनातन धर्म, सिर्फ इसी धर्म में ये पूरी कहानी मौजूद है कि मरने के बाद इंसान का क्या क्या होता है। अन्य किसी भी मजहब में ऐसी बातें लिखी ही नहीं है, सब मरने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये जो सनातन धर्म, जिसमें हिंदू धर्म भी आता है दोस्तों, यहाँ पर ये बात साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है, बताई गई है कि भैया मरने के बाद आपके साथ क्या होता है, और पूर्व जन्म पिछले जन्म क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आप भोग रहे हो, सब कुछ क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है भैया ज़्यादा बुद्धि लगाना छोड़ दो, सही और सत मार्ग पर आगे बढ़ो, बढ़िया आचरण करो, अपने साथ भी अपने परिवार के साथ भी। और यदि आप बढ़िया हो गए ना, तो आपके परिवार के सभी सदस्य को बढ़िया होना पड़ जाएगा, क्योंकि जो ये सात्विक परमाणु आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं, ये दूसरे लोगों में पहुंचते हैं। और जब सात्विकता चारों तरफ होगी, आपके परिवार में होगी, तो सभी लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो भाई उनका तो बेड़ा पार, अब उनको पराजित करने वाला कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे लोगों का
साथ करें, संग करें, अच्छी बातों को देखें, जहाँ बुरी बातें लग रही हो, मनमानी आचरण लग रहे हो, तुरंत त्याग दें। कहते भैया हमको माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो और आपकी जो मर्जी हो करो, हमको लेकर मत करो। यारी दोस्ती सब सीताराम, कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई फालतू का मतलब नहीं है। इसीलिए दोस्तों अपने और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें, सात्विकता रखें, अपनी ज़िंदगी को तसल्ली से आगे बढ़ाएं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।